नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मांडकर और मैं नीलम मलकानिया। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद अब गगनयान के डीप्रेशराइज्ड अबॉट 1 मिशन का सफल परीक्षण देश की विस्तृत अंतरिक्ष विज्ञान गाथा के कुछ स्वर्णिम पड़ाव हैं। यानी समय आ गया है अगले एक दशक के दौरान अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का सपना देखने और उस दिशा में प्रयासरत रहने का। यानी 10-15 वर्षों में यात्री गण कृपया ध्यान दें जैसे वाक्यों की दिशा बदलने का। सीधे संबंध के तौर पर तो नहीं, लेकिन इसी माह के इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड को भी हम वैज्ञानिक प्रगति के कैनवास पर सकारात्मक रूप से देख ही सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारी महिला वैज्ञानिकों ने बड़े अंतरिक्ष मिशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रास रूट लेवल पर भी नजर डाली जाए तो पिछले दिनों राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनियों में सुदूर अंचलों के स्कूली छात्राओं के बनाए अनूठे इनोवेटिव उपकरण देखने को मिले, जिनका सीधा संबंध समाज के आम व्यक्ति की खुशहाली से है। इन बातों का विस्तार किया जाए तो ये कहना कि भविष्य में कोई महिला वैज्ञानिक भी अंतरिक्ष यात्री बनेगी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इसी सिलसिले की शुरुआती कड़ियों में से एक है आदित्य L1 सोलर मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर निगार शाह जी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। एंड आदित्य L1 मिशन 24 घंटे सूरज के निरीक्षण के लिए निकल पड़ा है ताकि हमें सूरज के गतिविधियों को और अच्छी तरह जाने सके, समझ सके। Aditya L1 mission is mainly to have our own Indian solar observatory in space so that we will have a better understanding of the sun. Because sun, as you see, it's not very quiet or calm. It has lot of events, lot of eruptions. So to have a better understanding of the sun. And also there's another objective is that we have now presently we have lot of space hazards in the space. And this eruptions from the sun will have an impact on our space assets. So we should have a better understanding of all the space weather model, that is the sun, when it ejects and what is the intensity, what is the timeline. So to have an understanding so that we will have a warning system in the future. We wanted to develop a warning system so that our space assets can be saved. So this is the broader objectives of having this mission. आदित्य L1 सोलर मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर निगार शाजी को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य सीमा कुमारी, आकाशवाणी हैदराबाद। इधर धरती पर एक बालिका इनोवेटर ने राजधानी में आयोजित इंस्पायर मानक प्रदर्शनी में दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए एक अनोखा उपयोगी उपकरण तैयार किया। संयोग से इसी माह वर्ल्ड व्हाइट केन अवेयरनेस डे है। तेलंगाना से आई कुंसोट जैंसी बाई ने पत्रिका को बताया, ब्लाइंड पीपल और नहीं देख सकते हैं और एक ही फिंगर से ही ब्रेली को पढ़ सकते हैं, इसलिए उसका लिटरेसी रेट 1% है। इसलिए हम उसको बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। सो instead of using single finger, we have used all the 5 fingers and the portion below the thumb to detect the pins. So it will be easier and faster to learn Braille. इसमें हम Arduino और बैटरी, केबल, लैपटॉप एंड वाइब्रेटिंग सेंसर्स एंड मोबाइल फोन यूज किया है। इसमें हमें एक ब्लूटूथ इंटरफेस आता है, उसको पेयर करने के बाद हमें इस्तेमाल करने के लिए एक नया ऐप डिजाइन किया। उसमें जब टीचर कैरेक्टर ए बोलता, जब वो ब्लाइंड पर्सन वो वाइब्रेटिंग सेंसर को उसके हाथ में डालता, जब उसको वाइब्रेशंस आता। सो इन ब्राइली कोड वी हैव कोडेड द इंफॉर्मेशन इन द Arduino. So when the tutor say character A, then they will get vibration according to the Braille code.
So in this way they can learn Braille faster and easier. इसी प्रदर्शनी के परिप्रेक्ष्य में विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के सचिव डॉक्टर अभय करंदीकर। प्रतिभावान छात्रों ने जो नवाचार दिखाए हैं उससे लगता है कि उनकी जो प्रतिभा है वो किसी देश के जो वैज्ञानिक हैं या जो इनोवेटर्स हैं, जो कई वर्षों की मेहनत से और कई सारी डिग्रियां लेकर काम करते हैं, उनके बराबरी के आइडियाज उनके पास है। और इसको देखकर काफ़ी प्रसन्नता होती है और काफ़ी खुशी भी होती है कि हमारी देश में प्रतिभावान छात्रों की और प्रतिभावान लोगों की कमी नहीं है, जिनमें साइंस और टेक्नोलॉजी के फ्यूचर लीडर्स बनने की क्षमता है। क्रिएटिविटी जो है वो हर स्तर पर है और हर क्षेत्र में है। और जैसा कि आपने देखा कि इस प्रदर्शनी में भी ऐसे कई सारे छात्र हैं जो दूर दराज के जगह से आए हैं, जिनके पास क्षमता का अभाव नहीं है लेकिन उनके पास संसाधनों का अभाव है, और ऐसे ऐसे विद्यालयों से आए हैं जो बहुत ही कम संसाधनों में काम कर रहे हैं। तो दैट इटसेल्फ शोज कि हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है, यदि हम इस प्रतिभा को हम नर्चर करें, जो कि हमारा जो मंत्रालय और हमारा जो डिपार्टमेंट इस काम को कर रहा है कि ऐसी प्रतिभाओं को हम आगे आने में, उनको नर्चर करने में सहयोग करें, ताकि आगे जाकर ये ऐसे इनोवेटर्स और टेक्नोलॉजी डेवलप कर सके जिनसे हमारी सोसाइटी और राष्ट्र जो है वो एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनने में सहायक हो सके। समग्र विज्ञान विकास और अनुसंधान की बात हो तो सीएसआईआर की भूमिका का जिक्र किए बिना बात अधूरी रहेगी। 82वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की निदेशक डॉक्टर रंजना अग्रवाल। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के विकास में सीएसआईआर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, परंतु हमारे वैज्ञानिकों ने, उनकी दूरदर्शिता ऐसी थी कि भारत जब आजाद हो वो सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से ही आजाद नहीं हो, उसको आर्थिक रूप से भी, वैज्ञानिक रूप से भी बहुत समर्थ होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए 1942 में, आजादी से 5 साल पहले, सीएसआईआर की स्थापना की गई। 5 लैब्स बेसिकली बनी थी, और वो भी उस वक्त अगर आप देखेंगे तो विशेष विषय चुने गए थे: ग्लास सिरेमिक्स, मिनरल्स एंड माइंस, कोल एंड फिजिकल एंड केमिकल लेबोरेटरी। तो वो 5 प्रयोगशालाओं से जो यात्रा शुरू हुई, आज वो 37 प्रयोगशालाएं हैं। मुझे लगता है विज्ञान और तकनीक का कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जहां पर सीएसआईआर का योगदान ना हो। चाहे आप एरोनॉटिकल्स की बात करें, चाहे आप धरती से नीचे जियोफिजिकल टेक्नोलॉजीज की बात करें, ओशियानोग्राफी की बात करें, फिजिकल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंसेज, तो सीएसआईआर की जो 37 प्रयोगशालाएं हैं, उन्होंने देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने में स्वतंत्रता से लेकर जो एक यात्रा शुरू हुई, चाहे वो अमूल ड्राई मिल्क पाउडर है, जिसके लिए विदेशी टेक्नोलॉजी ने भी मना कर दिया था कि भारत में जो दूध है वो बफेलोज का दूध है, जिसमें फैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं, और उस वक्त न्यूट्रिशन की बच्चों में बहुत कमी महसूस की गई थी। तो सीएसआईआर की एक लैब ने वो टेक्नोलॉजी दिया। ऐसे ही अपार टेक्नोलॉजीज जब हमारे पास बैन थे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद, तो उस समय जो हमारे पास चैलेंजेस थे, टेक्नोलॉजी डिनायल जो वेस्ट से था, तो सीएसआईआर एक ऐसे संस्थान के रूप में उभर के आया जिन्होंने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से भारत को आत्मनिर्भर उस समय में बनाया। और अभी जो माननीय प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत 2047 में आत्मनिर्भर बनेगा हर क्षेत्र में, तो सीएसआईआर ने हर उस क्षेत्र को चिन्हित किया है कि जहां पर हमको आत्मनिर्भर होना चाहिए, और सभी प्रयोगशालाओं ने अपनी अपनी जिम्मेवारी लेकर इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। एक समय था जब विज्ञान की बात होती थी तो हम पश्चिम की तरफ देखते थे। पश्चिम की गति को हमने हमेशा विशेष महत्व दिया है। लुकिंग टुवर्ड्स वेस्ट फॉर साइंस, दैट वाज द पॉलिसी। भारत भी जब आजाद हुआ तो शुरू में जो हमारे पास पॉलिसी थी कि हम वेस्टर्न टेक्नोलॉजी लेकर और उसको हिंदुस्तान में कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं, या हम उसी टेक्नोलॉजी से कैसे उसको एप्लीकेशन कर सकते हैं, वो हमारा ध्येय था। लेकिन मुझे लगता है आज के समय में जिस गति की आपने बात की है, विज्ञान में भारत बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम ताल कर रहा है। एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं आपको कहूं तो कोविड समय में जैसे वैक्सीन की जब बात हुई थी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और जब भारत ने ऐसा कहना शुरू किया कि हम अपना वैक्सीन विकसित करेंगे और हम अपनी पूरी आबादी को वैक्सीन देंगे, तो आपको ध्यान होगा ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परंतु
देश के भीतर ही लोग इस बात का मजाक उड़ाते थे कि हम कैसी बातें कर रहे हैं, कि जिस वैक्सीन को बनाने के लिए बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अमेरिका और यूरोपियन देश लगे हुए हैं और हम भी उसी में अपना दावा ठोक रहे हैं कि हम भी वो सब करेंगे। परंतु आज सब समाज के सामने है कि हमने ना सिर्फ वैक्सीन बनाया, अपनी पूरी आबादी को, जो कि बहुत बड़ी आबादी है, उसको दिया, परंतु हमने कितने और देशों को भी इसको दिया। तो मुझे लगता है CSIR का भी इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रहा है। और आप आज मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बात कहती हूँ कि CSIR हर क्षेत्र में विज्ञान की गति को पहचानता है और उससे एक कदम आगे रखने का ध्येय रखता है। तो ऐसा आपको आने वाले सालों में दिखेगा। विश्व खाद्य दिवस और वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे वैश्विक प्रदूषण और रिसाइकलिंग तकनीक के परिप्रेक्ष्य में नए एडवांस मटेरियल्स के विकास और स्टैंडर्डाइजेशन की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। पिछले दिनों नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने ऐसे ही विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। निदेशक डॉक्टर वेणुगोपाल अचंत। एनपीएल का योगदान ये है कि रिसाइकलिंग एक बड़ी चीज़ है। प्लास्टिक रिसाइकलिंग, वेदर सिंगल प्लास्टिक हो, सिंगल शीट प्लास्टिक हो या मल्टी लेयर प्लास्टिक जो बोलते हैं, रेड फूड पैकेजिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, इनका रिसाइकलिंग का टेक्नोलॉजी हम बना के उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है ऑलमोस्ट 14 डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को। अभी नेपाल से भी आ रहे, बहुत सारे देशों से भी अपने नेबरिंग कंट्रीज से आके ये टेक्नोलॉजी लेने के लिए बात चल रही है। इससे ये प्लास्टिक को हम रिसाइकिल करके यूजेबल टेक्नोलॉजीज में, यूजेबल प्रोडक्ट्स में हम कन्वर्ट करने के लिए, राइट। एक है कि टाइल्स, ये टाइल्स हमको पेडेस्ट्रियन फुटपाथ पे यूज़ कर सकते हैं या रोड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या किसी अदर फॉर्म में उनको बदली कर सकते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने टाइल्स, सिंगल यूज़ या मल्टी लेयर भी हमने टेक्नोलॉजी अभी डेवलप किया है और ट्रांसफ़र भी किए हैं। दूसरा है कि जब हम रिसाइकलिंग बोल रहे हैं, एक बड़ी चीज़ है जो रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में आता है। ये फोटोवोल्टाइक सोलर सेल्स, जो सोलर पैनल्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उनका लाइफ टाइम 20-25 साल है। जितना भी हो, इसका एंड ऑफ लाइफ आएगा एक ना एक दिन, और इसके बाद इसको क्या करना है, इसको तो डंप नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक टेक्नोलॉजी हमने बनाया है, उसको हर एक चीज़ उसमें से, ग्लास हो या इपॉक्सी हो, गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स हो, और सिलिकॉन इटसेल्फ, सिलिकॉन अभी टन्स ऑफ सिलिकॉन हम वो वेस्ट में आ जाएगा, तो उसको भी हम रिसाइकिल कैसे करना है, हाई प्योरिटी कैसे करना है, वो टेक्नोलॉजी हमने बनाया है। तो ये हमसे एक योगदान है एनपीएल का। अभी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है, ये फ्यूचरिस्टिक मटेरियल्स जो चाहिए, जिनसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हमको एक तो कम करना है, दूसरा हमको कैप्चर करना है। दो तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं या इसका असर कम कर सकते हैं। तो अभी कैप्चर करना है तो नया मटेरियल्स जो है जिनसे हम कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन को कैप्चर करें, तो उसमें हम ये सब टेक्नोलॉजीज, नया मटेरियल्स जो आगे बढ़ के हमको काम में आएगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो, कार्बन कैप्चर हो, ये साइक्लिक इकोनॉमी के लिए क्या हमको चाहिए, जो भी नया टेक्नोलॉजी हम बना रहे हैं उसको पहले से हम सोच के रखेंगे कि ये मटेरियल यूज़ करने से हमको रिसाइकलिंग आसान होगा। तो ये सब डिस्कशंस होंगे। लाइक एनपीएल में एडवांस मटेरियल्स का डिवीज़न है, वो ये ऑर्गेनाइज कर रहा है ताकि हम भी उन मटेरियल्स पे फोकस करेंगे। हाल ही में हमने वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाया। आकाशवाणी की पत्रिकाएं भी हमारी संस्थाएं क्रम में देश में हो रहे नवीनतम अनुसंधान के बारे में श्रोताओं को अवगत कराती है। इसी सिलसिले में चलते हैं देहरादून। सत्ताईस अगस्त सन 2018। एक निजी एयरलाइंस ने देहरादून से दिल्ली के लिए एक ऐसी उड़ान भरी जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। तय किए गए सफर के दौरान
देश में पहली बार जैव ईंधन से किसी विमान को उड़ाया गया था। सन 2018 तक ऐसा कारनामा कुछ चुनिंदा विकसित देश ही कर पाए थे और इस उड़ान के साथ ही भारत भी उन गौरवशाली देशों की सूची में सम्मिलित हो गया। हवाई जहाज के लिए इस जैव ईंधन को विकसित किया था भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो है ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक मेन लेबोरेटरी है। दुनिया के सबसे बड़ा रिफाइनरी जो मिडिल ईस्ट में है, उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट कैटलिस्ट को छोड़ के हमारा कैटलिस्ट ले लिया। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन एविएशन FAA जिसे कहते हैं, उनकी अपनी वेबसाइट पे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के फ्यूल को एक कैंडिडेट फ्यूल की तरह देखा जाता है। हमने काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं जो कि दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ आप उसकी तुलना कर सकते हैं। तेल एवं गैस के क्षेत्र और इससे संबद्ध उद्योगों के लिए नई प्रौद्योगिकी, उत्पाद तथा सेवाएं प्रदान करने वाला ये संस्थान ईंधन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर और अग्रणी बनाने की दिशा में सतत प्रयासरत है। 60 के दशक के पूर्व भारत में पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली प्रौद्योगिकी आयातित हुआ करती थी। देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से देहरादून में इस संस्थान की स्थापना की गई। संस्थान के निदेशक डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिष्ट। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। 5 लेबोरेटरी से स्टार्ट हुआ था CSIR, लेकिन आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते वो 37 लेबोरेटरीज हो गई हैं और IIP भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की स्थापना 1960 में हुई थी। इस संस्थान के वैज्ञानिकों ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस जैव ईंधन परियोजना के बारे में जिसके कारण ये संस्थान लंबे समय तक सुर्खियों में रहा। बायोजेट पायलट प्लांट के प्रभारी और प्रधान तकनीकी अधिकारी डॉक्टर राकेश कुमार। हमने ये जो वर्क स्टार्ट किया था वो 2010 के आसपास स्टार्ट किया था और उस समय ये था कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे थे, तो हमें ये ऑब्जेक्ट मिला था कि आप इसके अल्टरनेट खोजो। तो उस समय हमने जो भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं जिनको फूड के लिए यूज नहीं किया जा सकता, उनसे बायोजेट और ये ग्रीन डीजल बनाने का काम मिला था। छोटे से स्तर से शुरू हुई इस परियोजना का आकार धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 2018 में हम लोगों को प्रपोज किया था कि हम एक फ्लाइट उड़ाएंगे देहरादून से दिल्ली, तो उसके लिए हमने 25% के हिसाब से यहाँ पे फ्यूल बनाया था। 75% जो कॉमर्शियल फ्यूल होता है वो और 25% हमारा बायोजेट फ्यूल मिला करके उड़ाया गया था, क्योंकि कोई भी जो नया फ्यूल डेवलप होता है वो एविएशन में डायरेक्टली नहीं डाल सकते और उसके जो डेटा हैं उसमें भी जो हमारा इंजन परफॉर्मेंस और इमिशंस का रिजल्ट बेहतर थे एज कम्पेयर टू कॉमर्शियल एविएशन से। संस्थान ने न सिर्फ हवाई जहाज के लिए जैव ईंधन बनाने में सफलता प्राप्त की, बल्कि इस प्रक्रिया के दौरान एक सह उत्पाद भी खोज निकाला। इसको बनाने में जो हमारा एक बाई प्रोडक्ट आता है वो ग्रीन डीजल है। वो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ग्रीन डीजल है। उसका एक सीटे नंबर करैक्टरिस्टिक्स होता है। अगर कॉमर्शियल आप डीजल में जाएंगे तो वो 51 होता है और हमारे वाले का 90 है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ने अक्टूबर 2016 में कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना को अपनाया था। इसके अंतर्गत वर्ष 2027 से हवाई उड़ानों के लिए परंपरागत ईंधन के साथ जैव ईंधन को मिलाना अनिवार्य हो जाएगा। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अख्तर फारूक की। जल्दी ही भारत सरकार भी एक कुछ मिनिमम परसेंटेज जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की मिलाने की कंपलसरी क्वांटिटी होगी वो उसको निर्धारित करेगा। शायद वो 1% या 0.5% जो भी हो वो निर्धारण के हिसाब से ही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक परसेंटेज में शुरू होगी और उसको धीरे धीरे बढ़ा के 50% और 70% तक भी ले जाया जा सकता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा विकसित ये जैव ईंधन न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है, बल्कि इसकी कुछ अतिरिक्त विशेषताएं भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा फ्यूल एक पोटेंशियल कैंडिडेट है मोर देन 50% अप्रूवल के लिए भी। संस्थान में भारतीय वायुसेना के विमानों के लिए भी जैव ईंधन तैयार किया जा रहा है। हमने लगभग 8,700 लीटर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल इंडियन एयरफोर्स को सप्लाई किया, जो कि स्टार्ट में AN-32 विमान के लिए यूज़ किया गया और अभी जो
बाद के सप्लाई थे वो डॉर्नियर इंजन के लिए यूज़ किए गए। और उनकी जो एक संस्था है जो अप्रूवल देती है एयरफोर्स को, जो उसका नाम सेमिलैक है, सेमिलैक ने 10% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को अप्रूव कर दिया किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी विमान जो एयरफोर्स का है वो 10% CSIR IAP का बायोजेट फ्यूल नॉर्मल जेट A1 के साथ मिला के यूज़ कर सकता है। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रतिबद्ध ये संस्थान दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। LPG सिलेंडर से रिसाव के समय निकलने वाली गंध आप सभी ने महसूस की होगी। मरकैप्टन नामक इस गंधयुक्त कंपाउंड की मात्रा यदि कम न की जाए तो LPG का उपयोग कर पाना लगभग असंभव सा हो जाएगा। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने इस दिशा में शोध कर एक ऐसा उत्प्रेरक विकसित किया जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है। रसायन और पदार्थ विज्ञान प्रभाग के अध्यक्ष और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुदीप कुमार गांगुली। 2007 में हमने इसका लाइसेंस दिया एक इंडियन कंपनी को। उसके बाद से कई सारे रिफाइनरीज में हमारे इस कैटलिस्ट को लेना शुरू किया, क्योंकि ये एक तो इसका कॉस्ट कम है और इसकी एक्टिविटी जो बेस्ट कैटलिस्ट है उससे डबल है, तो इसकी खपत और कम हो जाती है। तो इससे क्या है, रिफाइनरी को बहुत बचत होती है। करते करते 2015 तक हमने करीब 8 इंडियन रिफाइनरीज में इसको कमर्शलाइज कर दिया। आज की डेट में आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि इंडिया में आधे रिफाइनरीज हमारे कैटलिस्ट को यूज कर रहे हैं। देश में इस उत्प्रेरक की व्यापक सफलता को देखते हुए संस्थान और भारत पेट्रोलियम ने इसे अन्य देशों को निर्यात करने का निर्णय लिया। दुनिया के सबसे बड़ा रिफाइनरी जो मिडिल ईस्ट में है, 2020 में उन्होंने वर्ल्ड के बेस्ट कैटलिस्ट को छोड़ के हमारा कैटलिस्ट ले लिया और 2020 से रेगुलर यूज हो रहा है। उसकी खपत अकेली पूरी इंडिया के बराबर है। देश में पाइप्ड नेचुरल गैस का दायरा लगातार बढ़ रहा है। PNG को उपभोक्ताओं के लिए और भी अधिक लाभकारी बनाने के लिए संस्थान ने एक अभिनव पहल की है। अभी तक LPG चूल्हों में मामूली फेरबदल कर इन्हें PNG के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता था। वरिष्ठ प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर GD ठाकरे। मॉडिफाइड LPG बर्नर PNG में जब यूज़ होता है तो ये एक अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हाउसवाइफ के लिए या जो भी किचन में वो इस्तेमाल हो रहा है। जब हमने उसकी एफिशिएंसी टेस्ट करी तो एफिशिएंसी में हमने देखा कि इसकी लगभग सिर्फ 35% की ही एफिशिएंसी आ रही है। तो इसलिए हमने फिर PCR जो कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, उनकी सहायता से एक सीड ग्रांट के तहत हमने इस परियोजना पे काम करना शुरू किया और हमने एक डेडिकेटेड PNG बर्नर बनाया। ये वाला बर्नर हमें एफिशिएंसी देता है लगभग 65% की। तो कहाँ LPG मॉडिफाइड बर्नर जो आपको 35% की एफिशिएंसी देता था, ये आपको 65% की एफिशिएंसी देता है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान प्लास्टिक के कचरे से डीजल बनाने की तकनीक भी विकसित कर चुका है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर हरेंद्र सिंह बिष्ट अब इस तकनीक को कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में आजमाना चाहते हैं। अभी मैं उत्तराखंड सरकार से भी इस बारे में बात करूंगा कि जितना भी वेस्ट प्लास्टिक होता है उसको अगर हम तेल में फ्यूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास में एक तकनीक है उसके लिए। तो उनसे बात करके और उनका जो भी MSW वेस्ट जनरेट होता है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो जनरेट होता है, उसी को यूज़ करके हम उनको दिखाएंगे कि भाई तकनीक से ऐसा हम इससे अच्छा क्वालिटी का डीजल और नेफ्था बना सकते हैं जो कि फ्यूल की तरह यूज़ हो सकता है। और उनसे सहयोग लेकर के हम उसको कॉमर्शलाइज करेंगे, मतलब उसका इंडस्ट्रियल तौर पे यूज़ करना चाहते हैं। तेल शोधन संयंत्रों में पेट्रोलियम से बेंजीन को पृथक करना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रसन्नजीत घोष, जो संस्थान में एरोमेटिक्स विभाग के अध्यक्ष भी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कैलिफोर्निया में उन्होंने बोला था कि बेंजीन शुड नॉट बी मोर देन 0.6 weight% इन द पेट्रोल दैट इज और द गैसोलीन दैट इज सोल्ड कमर्शियली बिकॉज इट इज कार्सिनोजेनिक इन नेचर। इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के बनने के बाद देश की एक बड़ी पेट्रोलियम कंपनी ने संस्थान से FCC गैसोलीन से बेंजीन निकालने के लिए संपर्क साधा।
संस्थान द्वारा विकसित ये तकनीक कई मायनों में बेमिसाल है। वर्ल्ड वाइड जितने भी प्लांट्स हैं जहाँ से बेंजीन, टोलुइन या ज़ाइलिन एरोमेटिक्स निकाले जाते हैं, वो दूसरे टाइप के फीड स्टॉक जो सिंपल होते हैं, थोड़ा हाइड्रोजनेटेड फीड स्टॉक्स होते हैं जिसमें ऑलिफिन्स नहीं होती। बट हमारा जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी एक अनोखा है बिकॉज इसमें ऑलिफिनिक रिच फीड स्टॉक यूज़ किया जाता है। एक तो हाईली ऑलिफिनिक कंटेंट रहता है, दूसरे जो टेक्नोलॉजीज हैं बेंजीन रिडक्शन के जो टेक्नोलॉजी, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजनेट करते हैं। हाइड्रोजनेट करने के साथ ऑलिफिन्स भी हाइड्रोजनेट होती है, तो ऑलिफिन्स डिक्रीज हो जाती है। ऑलिफिन्स डिक्रीज होने से ऑक्टेन रेटिंग गिरता है, तो आपका पेट्रोल का वैल्यू गिरता है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और विकास का ईंधन है ऊर्जा। आने वाले सालों में हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं और भी बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के नवोन्मेषों और समाज की वैज्ञानिक जागरूकता का महत्व और भी बढ़ जाएगा। देश का गौरव, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। आलेख और प्रस्तुति राकेश ढोंडियाल, आकाशवाणी देहरादून। वैज्ञानिक प्रगति से जुड़ी कोई अनूठी पहल हो तो देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में कई दुर्गम क्षेत्र हैं, जहां आवागमन एक चुनौती है। इसी के मद्देनजर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जरूरी दवाइयों को दुर्गम गांवों तक पहुंचाने के लिए ड्रोन्स को माध्यम बनाया। लाहौल स्पीति में किए गए एक परीक्षण में औषधियों के लगभग 100 यूनिट 20 किलोमीटर का फासला तय करके पहुंचाए गए, यानी 2 घंटे का सफर मात्र 26 मिनट में। ये तकनीक सामान्य परिस्थितियों के अलावा आपदाओं जैसे संकट काल में भी काम आ सकती है। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में रिस्पांस स्टेज के दौरान ड्रोन्स का उपयोग जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है कई प्रकार से। इस वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर रेजिलिएंट फ्यूचर। इस वर्ष फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्रों के लिए घोषित नोबेल पुरस्कार वर्तमान विश्व में चल रहे नवीनतम मौलिक अनुसंधान का उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करते हैं। पियर आगुस्तीनी, फेरेंक क्राउस, एन ल्यूएलियर, माउंगी जी बावेंडी, लुई ई ब्रूस, अलेक्सेई आई एकिमोव, काटलिन कारेको और ड्रू वाइजमन को पत्रिका का अभिनंदन। समय का ये पड़ाव हमारे विज्ञान जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों की तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर मेघनाथ साहा, जेनेटिसिस्ट और एथनोबॉटनिस्ट प्रोफेसर जानकी अम्माल, केमिस्ट डॉक्टर आत्माराम, न्यूक्लियर फिजिसिस्ट डॉक्टर होमी भाभा और थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के अतुलनीय योगदान को पत्रिका का नमन। डॉक्टर चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इस माह भारत के अनमोल रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद आना स्वाभाविक बात है। उनकी लिखी कुछ प्रमुख किताबें विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, टर्निंग पॉइंट्स, अ जर्नी थ्रू चैलेंजेस, माय जर्नी, ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडोमिटेबल स्पिरिट्स आज भी प्रेरणा देती हैं, खास तौर पर हमारी नई पीढ़ी को। साइंटिफिक टेम्पर के महत्व को रेखांकित करते हुए मनोज माइंडकर और नीलम मलकानिया आपसे लेते हैं अनुमति। नमस्कार।